हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वर्ष कुंडली के ऊपर जो मेरा अभी टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर कुछ और डिटेल्स बताने वाला हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और इसको आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे इससे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो पहले जो एक प्रथा मैंने अभी थोड़े समय से शुरू की है, एक क्वेरी है राज नारायण जी पटना बिहार से। इन्होंने अपना मेरे को ईमेल किया था। इनका ये क्वेरी है कि गोचर कैसे लगाया जाए और कहाँ से देखा जाए, चंद्रमा से देखा जाए या लगन कुंडली से देखा जाए या सूर्य कुंडली से देखा जाए। तो देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ बहुत पूर्ण रूप से क्लियर करना चाहता हूँ। गोचर चंद्र कुंडली से ही आपको लगाना चाहिए। 70 to 80% रिज़ल्ट जो है वहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको दिख जाएगा। 20% जो है लगन कुंडली से भी आप गोचर लगा सकते हैं। वहाँ से भी कई बार चंद्र कुंडली से इवेंट्स नहीं आती हैं, वो 30-40% तक ही रह जाती हैं। तो फिर बाकी जो कवरिंग है वो लगन कुंडली कर देता है। लेकिन पहली प्रेफरेंस चंद्र कुंडली, दूसरी प्रेफरेंस लगन कुंडली। सूर्य कुंडली से भी कुछ लोग गोचर अप्लाई करते हैं, वो भी एक डिफरेंट विधि है। वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सूर्य कुंडली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, वो आपका मन है। कोई भी इवेंट जब आपकी लाइफ में हैपन होती है तो उसमें आपके मन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो चंद्र कुंडली, लगन कुंडली दोनों से आप गोचर लीजिए, लेकिन परसेंटेज हमेशा चंद्र कुंडली की ज़्यादा रहेगी। वहीं से इवेंट्स जो हैं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं और पता चल जाती हैं। जब आप किसी का चार्ट देखते हैं और लगन कुंडली से आपको कोई इवेंट समझ नहीं आती है तो उसको आप चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली दोनों से जज करने की कोशिश करेंगे तो इवेंट जो है अपने आप बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसी तरह से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे माइंड में भी आ गया, मैं बताना चाहता हूँ। शनिदेव और शुक्रदेव की महादशा अंतरदशा बहुत एक लाइफ में चैलेंजिंग पीरियड होता है। दोस्तों, इस पे आप लोग जब रिसर्च करेंगे और बहुत सी कुंडलियाँ देखेंगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। शनिदेव और शुक्रदेव बहुत एक लाइफ में टफ पीरियड लेके आते हैं। इसके पीछे बहुत एक गहरा लॉजिक है। कभी समय रहेगा तो बहुत डिटेल्स में आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आइए अपना जो मेन टॉपिक है वो आरंभ करते हैं। वर्ष कुंडली। आज कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर की हैं जिसके बारे में कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले वर्ष कुंडली के बारे में मेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सबके माइंड में भी आ रहा होगा। वर्ष कुंडली हमने बनानी सीख ली, मुंथा हमने बनाना सीख लिया। अभी मुंथा के बारे में और बहुत सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि वर्ष कुंडली तो मेरी बन जाती है, लेकिन मेरे वर्षेश कौन होंगे वो प्लैनेट जो इस पूरे वर्ष में मुझे कंट्रोल करने वाले हैं, अच्छे बुरे रिजल्ट्स देंगे, किस तरह का रिज़ल्ट देंगे, वो कौन से प्लैनेट होंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक विधि है, नियम है, वो फॉलो करना पड़ता है। ताजिक के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला उसमें नियम क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। 5 ऐसे दावेदार, जिसको आप कह सकते हैं, या पंच अधिकारी भी कहते हैं उसको ज्योतिष की भाषा में, वो बन सकते हैं आपके वर्षेश। अब वो 5 अधिकारी या 5 दावेदार कौन हैं? पहला, आपके लग्नेश, जो भी आपकी राशि कुंडली होगी उसके जो लगन के स्वामी होंगे वो बन सकते हैं आपके वर्षेश। दूसरा, जब आपकी वर्ष कुंडली बनेगी, जिस भी वर्ष की आप वर्ष कुंडली बनाना चाहते हैं उसके जो लगन लॉर्ड बनेंगे, मान लीजिए आपके वर्ष कुंडली में कुंभ लगन आता है तो शनिदेव जो हैं वर्षेश बनने के अधिकारी में शामिल हो जाते हैं। उन 5 अधिकारियों में उनका भी नाम आ जाएगा। थर्ड बनते हैं मुंथा, जिनकी राशि में रहेंगे। मुंथेश, जिसको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था,
वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको आप कह सकते हैं दावेदार रहते हैं वर्षेश बनने के। 2 और बच जाते हैं, उनमें से एक हैं त्रिरात्रिपति। ये एक फॉर्मूला है, एक चार्ट है, जो कि आपको मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगा। जब मैं वीडियो अपलोड होगी मेरी, अपने मित्र को मैं बोल दूँगा कि वो स्क्रीनशॉट उसमें ऐड कर देंगे। एक सेट क्राइटेरिया होता है, एक चार्ट बना हुआ है। अगर मेष राशि है तो उसमें ये प्लैनेट जो है आपके त्रिरात्रि बली बनेंगे या दिन रात्रि बनेंगे। वो एक चार्ट है, उसमें आपको कैलकुलेशन में नहीं जाना है। तो उसके लॉर्ड भी दावेदार बनते हैं वर्षेश के। वो जैसा भी वो लगन होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्लैनेट जो है उसमें प्लेस्ड किया जाता है। 5वां, जिस समय आपका वर्ष लगन का समय निकलेगा, मान लीजिए आपका दिन का समय निकलता है। दिन आपको कैसे काउंट करना है? सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक दिन का समय माना जाता है, और सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक रात का समय माना जाता है। तो अगर दिन का जन्म है तो सूर्य देव जिस राशि में होंगे उसके जो स्वामी होंगे वो वर्षेश बन सकते हैं। और रात का जन्म है, चंद्रमा जिस राशि में होंगे वर्ष कुंडली में, जिस भी वर्ष की आप कुंडली बना रहे हैं, तो वो वर्षेश बन सकते हैं आपके। तो ये 5 अधिकारी जो हैं वर्षेश बनने की इनमें ताकत होती है, लेकिन इसके लिए अब कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो कैलकुलेशन ताजिक में थोड़ी सी डिफरेंट है पराशरी नियमों के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो पराशरी और ताजिक दोनों में समानता रखते हैं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका नाम है पंचवर्गीय बल। ये स्क्रीन पे भी जब वीडियो अपलोड होगी आप देखेंगे, इसका नाम मैं डिस्प्ले करूँगा। पंचवर्गीय बल एक विधि है, इसको कैलकुलेट पहले करना पड़ता है, उसमें फिर ग्रह को पॉइंट्स मिलते हैं, और जो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके रहता है, बली होता है, वही वर्षेश बनता है दोस्तों। तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अगर आप आगे करेंगे तो मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ जगन्नाथ होरा, उसमें ऑलरेडी पंचवर्गीय बल की कैलकुलेशन दी हुई है। पूरा रेडीमेड चार्ट उसमें दिया रहता है, आपको कैलकुलेशन में जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें 5 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, ग्रह का क्षेत्र, ग्रह किसकी राशि में है उसका क्षेत्र क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट मिलते हैं। दूसरा, ग्रह का उच्च बल देखा जाता है। उच्च बल की कुछ कैलकुलेशन होती है, और वो थोड़ी सी एक डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कैलकुलेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट मिलते हैं। तीसरा होता है द्रेशकान। द्रेशकान जो पराशरी नियम के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे ताजिक में थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, और एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। उस चार्ट को आप देखकर समझ सकते हैं कि द्रेशकान जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। चौथा होता है नवमांश। नवमांश जो सेम पराशरी नियम रहते हैं उसी तरह चलता है, वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और 5वां होता है हद्दा विचार। हद्दा एक तरह से एक ताजिक का एक कैलकुलेशन चार्ट है, जिसमें हर प्लैनेट को एक डिग्री, उस पर्टिकुलर डिग्री में उतने पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो एक पूरी कैलकुलेशन वाली चार्ट है, इसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी राशि, जो भी प्लैनेट जितनी डिग्रीज पे रहता है, जिस राशि में आता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो पांचों को मिला के जब इन पांचों की कैलकुलेशन की जाती है तो पंचवर्गीय बल निकल कर सामने आ जाता है। अब पंचवर्गीय बल में जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेकर बैठेगा, तो इसमें 3 चीज़ें आपको नोट करनी है। पहली क्या है, अगर किसी प्लैनेट के 15 पॉइंट्स होंगे, कुछ लोग उसको पॉइंट्स कहते हैं सॉफ्टवेयर्स में, कुछ लोग उसको यूनिट्स भी कहते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन बोलने का तरीका वही है, समझने का तरीका वही है। 15 यूनिट्स का मतलब है कि वो प्लैनेट जो है पूर्ण बली होता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है।
उससे नीचे फिर सेकंड जो कंडीशन है वो मध्य बली होता है। मध्य बली का मतलब होता है अगर 10 और 15 के बीच में पॉइंट्स हैं। तो दूसरा होता है मध्य बली। अब इसमें जो मैंने पहले आपको बताया था जो पूर्ण बली होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आप ले सकते हैं। अगर 10 से 15 के बीच में भी पॉइंट्स हैं तो उसको पूर्ण बली मान सकते हैं आप। दूसरा मध्य बली जो होता है अगर 5 से लेकर 10 पॉइंट्स हैं तो वो मध्य बली होता है, और 5 से अगर कम पॉइंट्स हैं या 5 भी हैं तो उसको अल्प बली कहा जाता है। कोई भी प्लैनेट अगर कुंडली में वर्ष कुंडली में अल्प बली निकलता है या जब पंचवर्गीय बल का साधन किया जाता है उसमें वो अल्प बली निकलता है तो वो प्लैनेट, वो जो ग्रह है वो वर्षेश नहीं बन सकता है दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये ताजिक के नियम हैं। पहला, जो ग्रह सबसे ज़्यादा यूनिट जिसके पास होंगे, मान लीजिए 12 यूनिट हैं या 13 यूनिट हैं, वो सबसे ज़्यादा बली माना जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि वो लगन पर दृष्टि डाले। अगर वो बली होगा लेकिन लगन पर दृष्टि नहीं डालेगा तो फिर वो वर्षेश नहीं बन सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, फिर उससे नीचे वाला जो प्लैनेट होगा जो मध्य बली होगा, जिसके उससे कम पॉइंट्स होंगे, उसको आपको देखना है कि क्या वो लगन पर दृष्टि डाल रहा है। अगर वो लगन पर दृष्टि डाल रहा होगा तो वो आपका वर्षेश बन जाएगा दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कोई भी ग्रह जो पूर्ण बली है या मध्य बली है लगन पर दृष्टि नहीं डालेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा यूनिट होंगे जो पूर्ण बली होगा वही वर्षेश माना जाता है दोस्तों। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको माननी है। और कुछ ऐसे भी नियम हैं कि चंद्रमा को वर्षेश नहीं माना जाता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और इसीलिए उनको इस श्रेणी में नहीं लिया गया है। लेकिन अगर वर्ष कुंडली में कर्क लगन आ जाता है और चंद्रमा लगन पर दृष्टि डाल देते हैं या लगन में ही बैठ जाते हैं, तब उस केस में चंद्रमा को भी वर्षेश माना जाता है दोस्तों। तो सिंपल सा एक नियम है, जिस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो वर्षेश बनने का हकदार बनेगा। कंडीशन वही है, उसकी लगन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं बनता है तो फिर जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा यूनिट्स लेके बैठेगा वही आपका वर्षेश होगा और वही इस साल में आपको कंट्रोल करने वाला है। अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ख़राब रिज़ल्ट मिलेगा, वो सारा उस प्लैनेट के आधार पर डिसाइड आपको करना है। तो ये आने वाली और वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लगन कुंडली के जो लग्नेश होते हैं, राशि कुंडली के जो लग्नेश हैं वो वर्ष कुंडली में कहाँ पे जाके विराजमान हैं, किस प्लैनेट से वो युति कर रहे हैं, क्या वर्ष कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, या मेरा जो वर्षेश है वर्ष कुंडली का जो लग्नेश है कहीं वही तो पीड़ित नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। वर्ष कुंडली मेरी बन गई, मुंथा मेरे को पता चल गया कहाँ पे है, मुंथा किन भावों में अच्छे होते हैं, और उसके बाद वर्षेश मेरे को निकालना आ जाएगा। और जो पंचवर्गीय बल होता है उसका स्क्रीनशॉट आपको मैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा कि वो कैसे देखना होता है। यहाँ तक पूरा क्लियर होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है दोस्तों, जब आप वर्ष कुंडली देखें तो इस चक्र को आप ज़रूर देखें। ये थोड़ा बनाने में डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको आप आराम से बनाएंगे, मेहनत करेंगे, आराम से इसको ड्रॉ करेंगे तो ईज़िली बन जाएगा। इसमें 3 आपको सीधी रेखाएं खींचनी होती हैं, फिर 3 ऐसी लेटी हुई रेखाएं खींचनी पड़ती हैं और सबको फिर ऐसे एक एक करके ज्वाइन करना है। इसको त्रिपताका चक्र कहा जाता है। बहुत ही अच्छी जो बुक्स होंगी उसमें आपको ये मिल सकता है, लेकिन जब इसको बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। बहुत से ऑथर्स इसको क्लियर रूप से मेंशन नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं कि ये चक्र कैसे बनता है, इसको कैसे देखा जाता है।
इसके ऊपर और वीडियोस मैं आने वाले समय में डिटेल्स में और आपको बताऊंगा कि त्रिपताका चक्र का और किस रूप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो त्रिपताका, जैसे पताका का मतलब होता है झंडा, एक ध्वज की तरह ये लगता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँगा तो इधर से ये ध्वज की तरह लग रहा है, इधर से ये ध्वज की तरह लग रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये कैसे बनता है, ये मैं अब आपको बताता हूँ, और इसको कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हर वर्ष के लिए अलग अलग बनेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक वर्ष के लिए त्रिपताका चक्र एक ही होगा, हर वर्ष में वही चक्र चलेगा, नहीं, हर वर्ष के लिए आपको ये अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब इसको पहले ये समझ लीजिए कि इसको बनाने की विधि क्या है। ये जो मैंने ऊपर 4, 5, 6 नंबर्स लिखे हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। ये एक चार्ट है, ये किसी का चार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने अपने अंदाजे से ही आपको समझाने के लिए ये लिया है। किसी की भी कुंडली नहीं है, किसी जातक की कुंडली नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, जिस वर्ष का आप त्रिपताका चक्र बना रहे हैं, मान लीजिए इस जातक का मेरे को 11वें वर्ष का त्रिपताका चक्र बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 11 और चंद्रमा जिस राशि में होंगे वो मैं नोट कर लूँगा। चंद्रमा या मिथुन राशि में है वो अलग से आप नोट कर लेंगे। तो वर्ष जिस वर्ष का त्रिपताका चक्र हम बना रहे हैं, 11वां वर्ष मैंने यहाँ लिया था, उसको आप 9 से भाग करेंगे। ये सिर्फ चंद्रमा किस राशि में आएगा उसको निकालने की ये विधि है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चंद्रमा निकालने के लिए वर्ष भाग 9। तो जो शेष बचेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ, उसको कैसे आपको फिर इस नंबर में ऊपर यहाँ लिखना है। तो देखिए 11वां वर्ष, तो यहाँ 11 लिखेंगे, 11 को 9 से भाग करेंगे तो 2 शेष आ जाएगा। तो 11 को अगर 9 से मैं भाग करता हूँ तो मेरे पास 2 शेष आ जाएगा। तो जितना शेष आएगा, ये सिर्फ अभी चंद्रमा के लिए मैं निकाल रहा हूँ, जितना शेष आएगा आपको लगन कुंडली यानी राशि कुंडली में देखना है चंद्रमा कौन सी राशि में है। तो मिथुन राशि में मैंने आपको पहले कहा था कि नोट कर लेना है। तो मिथुन से आपको गिनना शुरू करना है, 1 जहाँ पे चंद्रमा होंगे वहाँ पे 1, उसके बाद 2, क्योंकि यहाँ शेष 2 बचा है। कई बार हो सकता है यहाँ शेष 0 बचेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चंद्रमा से जो 9वीं राशि होगी वो लिखनी पड़ती है। तो ये और जब मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो और आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, 3 और 4 यानी ये पहला और ये दूसरा घर। तो जो ये सेंटर होता है, जो बीच वाली आप ये रेखा देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चंद्र राशि लिखनी है, जो इस कैलकुलेशन से, इस विधि से आई थी। तो मेरे जो चंद्रदेव होंगे वो यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ विराजमान होंगे चंद्रदेव। इस कैलकुलेशन को मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि यही इसका जिसको कहते हैं एक बेस है, फाउंडेशन है। ये अगर गलत हो गई तो सारा जो त्रिपताका चक्र है वो गलत हो जाएगा। जिस वर्ष की आप त्रिपताका चक्र बना रहे हैं वो वर्ष आपको यहाँ लिख लेना है। 11वें वर्ष का मैं बना रहा हूँ, 9 से आपको भाग देना है। उस वर्ष को 9 से भाग देने के बाद जो शेष आपके पास बचेगा, अगर शेष 2 बचता है तो चंद्रमा राशि कुंडली में जिस राशि में होंगे वहाँ पे आपको उंगली रखनी है, 1 गिनना है। जैसे यहाँ मिथुन राशि में है तो 1, 2। तो कर्क राशि यहाँ पे मैं सबसे ऊपर लिखूँगा और यहाँ चंद्रमा प्लेस्ड कर दूँगा दोस्तों। तो ये चंद्रदेव के लिए एक अलग से कैलकुलेशन है, ये ताजिक का एक रूल है, उसी हिसाब से चलती है। और बाकी ग्रह इसमें कैसे लिए जाते हैं अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। तो बाकी जितने भी ग्रह होंगे उनके लिए क्या विधि होती है, जो वर्ष होगा उसको आप 4 से भाग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे
मंगल देव को मेरे को अभी लिखना है त्रिपताका चक्र में, तो मैं कैसे लिखूँगा? पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 11/4, तो यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 3 शेष आ जाएगा मेरे पास। तो ये सारे जितने भी दूसरे ग्रह हैं सबके लिए सेम रहेगा। अब मंगल देव 10 नंबर राशि में है, तो यहाँ पे उंगली मेरे को रखनी है 1 2 3, यानी त्रिपताका चक्र में मंगल देव यहाँ आने वाले हैं। आप इसको इसके यहाँ लिख सकते हैं, उनके उसके नीचे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी ग्रह एक एक करके आप कैलकुलेट करेंगे तो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से सारा जो चक्र है वो आपको बना के दिखा देता हूँ। चंद्रमा मैंने लिख दिया है। अब राहु देव को देखते हैं। यहाँ पे एक और रूल है जो आपको फॉलो करना है। वो क्या है? कोई भी ग्रह अगर वक्री है कुंडली में तो आपको फिर उल्टा गिनना पड़ेगा, सीधा नहीं गिनना है। वक्री का मतलब पीछे की तरफ दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ राहु देव देखिए मिथुन राशि में है। राहु देव सबको पता है कि सदैव वक्री ही रहते हैं। तो अब बाकी ग्रहों के लिए 3 शेष आया था, तो राहु देव देखिए मिथुन में है, तो पहला, दूसरा और तीसरा उल्टा गिनना है आपको। कोई भी ग्रह कुंडली में वक्री होगा तो आप उसको उल्टा गिनेंगे। तो राहु देव यहाँ आ जाएंगे और राहु देव यहाँ होंगे तो केतु देव अपने आप यहाँ विराजमान हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव कुंडली में 7 नंबर राशि में है, वक्री नहीं है, डायरेक्ट मोशन में है। तो 7 8 9, क्योंकि 3 शेष मेरे पास आया था तो शनि देव को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बात करते हैं सूर्य देव की। तो देखिए 1 2 3, सूर्य देव 10 नंबर में आएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव भी इनके साथ ही आएंगे क्योंकि सेम राशि में है। शुक्र देव भी यहीं पे आएंगे और बुध देव भी यहीं पे आएंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए इनको एक साथ मैंने लिख दिया है। केतु देव मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए केतु देव पे आप फिंगर रखेंगे, 1 2 3, उल्टा चलते हैं ये हमेशा। तो सारे ग्रह यहाँ पे हो गए हैं। तो ये आपका त्रिपताका चक्र जो है बनकर तैयार हो गया है 11वें वर्ष का। तो अब इसमें देखना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये देखना है चंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा अगर पाप प्रभाव होगा तो आप ये मान के चलिए उस साल में आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको उसको अपनी लगन कुंडली से मैच करना है, क्या दशा चलेगी, क्या गोचर चलेगा। दशा भी खराब होगी, गोचर भी खराब होगा। त्रिपताका चक्र में चंद्रदेव पीड़ित होंगे मैलेफिक्स के द्वारा, तो वो समय जो होगा कष्टपूर्ण होगा। जब भी चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होगा त्रिपताका चक्र में, तो बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है उस पीरियड में। तो यहाँ देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ चंद्रदेव पर सब प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं। ये जो 4 ग्रह हैं, अब जैसे जैसे रेखाएं हैं उसी तरह से आपको दृष्टियाँ भी लेनी है। जैसे मंगल देव यहाँ हैं तो ये सीधा देखिए 5 नंबर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मेन हमें जो देखना है वो चंद्रदेव के ऊपर ही देखना है। तो चंद्रदेव पे देखिए, केतु पे मैं अगर उंगली रखता हूँ तो ये सीधी दृष्टि चंद्रदेव पर जा रही है। राहु देव की भी सीधी दृष्टि चंद्रदेव पर जा रही है। यहाँ पे इन दृष्टियों में वाम दृष्टि और दक्षिण दृष्टि भी होती है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको और थोड़ा सा मैं जब वीडियो आरंभ करूँगा तो उसमें डिटेल्स में बताऊँगा। उसमें 6ठे भाव से लेके 12वें भाव से लेके इस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। तो अभी उसके बारे में बताऊँगा तो और बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और देखिए किसी भी और ग्रह का चंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये 4 ग्रह हैं, ये चारों मिलके चंद्रदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसमें से 3
तो शुभ ग्रह हैं, और एक जो है सूर्य देव वो थोड़े से अशुभ ग्रह माने जाते हैं। एक क्रूर प्लैनेट है, मेलेफिक नहीं है लेकिन क्रूरता होती है इसमें। तो जब भी सूर्य देव चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो बुखार हो सकता है, आपको किसी तरह का सर में दर्द हो सकता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है यहाँ देखी जाएगी। और राहु और केतु द्वारा चंद्रमा पीड़ित हैं। तो ये साल जिस भी जातक का आप निकाल रहे हैं, अगर उनका 11वें साल में इस तरह का योग बनता है तो उस पीरियड में थोड़ा कष्ट रहने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से त्रिपता का चक्र जो है बन जाता है। ये आप हर साल के लिए अपना बना के देख सकते हैं। चंद्रमा उसमें पीड़ित होंगे तो प्रॉब्लम्स, अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे तो यानी आपको कुछ उस साल में बेनिफिट मिलने वाला है, अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं। और इसको और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूँगा। तो आज वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल्स आपको बताऊंगा। मैं एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि ताजिक के जितने योग होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा इन शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा सारे योगों के बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए, वर्ष कुंडली जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको आराम से देखना आना चाहिए। कैसे इसको देखना है ये सारा अभी मैं इस सीरीज़ में सारा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और भी इसमें बहुत से नियम होते हैं जो देखे जाते हैं वर्ष कुंडली में, और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस इससे आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं दोस्तों जिनको मैं जानता हूं और मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी कुंडली भी उन लोगों को दिखाई हुई है। उस समय में जब मेरे को ज्योतिष बहुत कम आती थी, जब मैं सीख रहा था अपने इंस्टीट्यूट से, तो वो लोग कुछ भी नहीं देखते थे। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, जिस तरह मैं आपको सब बता रहा हूँ, सिर्फ वर्ष कुंडली और ये त्रिपता का चक्र बनाते थे और प्रेडिक्शंस करते थे। प्रेडिक्शंस उनकी बहुत एकदम सटीक बैठती थी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।